नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी और आज देवभूमि के दंगल में बात होगी कि आखिर उत्तराखंड में क्यों तेजी से फैल रही हैं बीमारियां, बारिश का कहर, बीमारियों की लहर। उत्तराखंड में मानसून की तेज बारिश के बीच डेंगू, आई फ्लू समेत तमाम बीमारियों का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अकेले देहरादून की बात करें तो डेंगू के मामले 127 पहुंच गए हैं। इसके साथ ही शहर में वायरल बुखार, डेंगू, टाइफाइड, डायरिया, पीलिया, निमोनिया के मरीज भी बड़ी संख्या में अस्पताल में आ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि अकेले दून अस्पताल की ओपीडी में 2000 और कोरोनेशन अस्पताल में 1000 से ज्यादा मरीज रोजाना पहुंच रहे हैं और लगातार इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। वहीं दून अस्पताल के महिला वार्ड में एक ही बेड पर 2 गर्भवती महिलाएं भर्ती हो रही हैं और उसी पर नवजात को भी लिटाना पड़ रहा है। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तो वहीं पहाड़ों से भी बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की खबरें लगातार आ रही हैं, जहां कई किलोमीटर दूर मरीजों को कंधे पर रखकर तीमारदारों को पैदल ले जाना पड़ रहा है। तो वहीं कांग्रेस ने बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला है और कांग्रेस का आरोप है कि सरकार का ध्यान धार्मिक मुद्दों पर ज्यादा है, इसलिए राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बदहाल है। अब सवाल यह है कि एक तरफ मरीजों का दबाव तो दूसरी तरफ बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं। ऐसे में मरीज कहां जाएं आखिर? आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। कई खास मेहमानों का पैनल होगा हमारे साथ में, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज की इस खास रिपोर्ट पर। उत्तराखंड में मानसून की तेज बारिश के बीच डेंगू, आई फ्लू समेत तमाम बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। अकेले देहरादून की बात करें तो डेंगू के मामले 127 पहुंच गए हैं। इसके साथ ही शहर में वायरल बुखार, डेंगू, टाइफाइड, डायरिया, पीलिया, निमोनिया के मरीज भी बड़ी संख्या में अस्पताल आ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि अकेले दून अस्पताल की ओपीडी में 2000 और कोरोनेशन अस्पताल में 1000 से ज्यादा मरीज रोजाना पहुंच रहे हैं। मरीजों का दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं दून अस्पताल के महिला वार्ड में एक ही बेड पर 2 गर्भवती महिलाएं भर्ती हो रही हैं। उसी पर नवजात को भी लिटाना पड़ रहा है। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है। वहीं कांग्रेस ने बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार का ध्यान धार्मिक मुद्दों पर ज्यादा है, इसलिए राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बदहाल है। चिकित्सालय की हालत यह है कि एक बेड पर 4 लोग हैं, 2 जच्चा और 2 बच्चा, और आज ही की ये वीडियो है। वहीं दून चिकित्सालय की लिफ्ट के बाहर एक महिला ने प्रसव किया है। उसके अलावा समाचार पत्रों से ये संज्ञान में आया है कि एम्स ऋषिकेश के इमरजेंसी में स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण एक महिला को गाड़ी में प्रसव करना पड़ा। उस मैटर की जो है जांच भी हुई थी और वो जो मैटर सामने आया था वो फॉर द टाइम बिंग के लिए हुआ था। लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से स्वास्थ्य के लिए बात उठाई जा रही है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जितनी भारतीय जनता पार्टी ने करके दी हैं, आप पहले से कंपेयर कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र में कितना काम किया है, कितने हमारे डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, हमारे सभी ट्रेंड जो वहाँ पे टेक्नीशियंस हैं वो हैं। और कई बार ऐसी सिचुएशन आती है क्योंकि इमरजेंसी जब हो जाती है, जिस प्रकार से महिलाओं का जो प्रसव से रिलेटेड था, तो ऐसी इमरजेंसी में कई बार जो है व्यवस्था उनके द्वारा इस तरीके से करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद जो है सब चीज़ें व्यवस्थित की गई। वहीं पहाड़ों से भी बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की खबरें आ रही हैं, जहां कई किलोमीटर दूर मरीजों को कंधे पर रखकर तीमारदारों को पैदल ले जाना पड़ता है। ऐसा ही कुछ बागेश्वर की कपकोट तहसील के डांगती गांव में देखने को मिला, जहां ग्रामीण डंडी कंडी के सहारे डोली के भरोसे मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर है। 7 किलोमीटर दूर तक मरीज को कंधे पर ग्रामीण लेकर गए। वहीं अब बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर विपक्ष के निशाने पर सत्ता पक्ष आ गया है। देखिए, यहाँ मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल भी स्वास्थ्य सेवाओं पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। उनका ध्यान जो है यूसीसी लाने में है और जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाने में है। मेरे ख्याल से ये उसी का ही आपको एक उदाहरण मिलेगा कि जो हमारे जो मरीज हैं वो परेशान हैं। एक एक बेड में 2-2 मरीजों जो है आप उपचार ले रहे हैं, जो कि अपने आप में निंदनीय है। यहाँ पे सरकार को जो है ये बहुत ही ध्यान देना चाहिए स्वास्थ्य सेवाओं पे, ताकि जो है मरीजों को दर दर ना भटकना पड़े और उनको एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा हमारे उत्तराखंड में मिल सके।
देहरादून में और पूरे उत्तराखंड में इस वक्त जो स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है, जगह जगह समाचार मिल रहे हैं कि डेंगू की मरीज में इजाफा हुआ है, डेंगू बढ़ रहा है। साथ ही पिछले कुछ दिनों से आइस फ्लू की बीमारी भी बढ़ रही है। तो देखिए, ये जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इसके हाल बहुत ख़राब हैं और स्वास्थ्य विभाग इस पर बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर बढ़ती बीमारियों के बीच बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं ने मरीजों और तीमारदारों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। ऊपर से डेंगू और आई फ्लू ने सरकार की चिंता बढ़ाने के साथ ही लोगों को भी चिंता में डाल दिया है। हालांकि सरकार ने डेंगू और आई फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पतालों के लिए अलर्ट जारी करते हुए सभी अस्पतालों को तैयार करने के लिए कहा। बावजूद इसके धरातल पर कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है, उनसे आपका परिचय करवाते हैं। आज हमारे साथ में रविंद्र कुमार जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आशीष नौटियाल साहब हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। संगीता शर्मा जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से। और हमारे साथ में डॉक्टर अशांक एरन हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। और रविंद्र कुमार जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से। आगे और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। फिलहाल अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। लगातार प्रदेश में जिस तरीके से बारिश के चलते हालात बेकाबू हुए थे, हमने देखा था कि किस तरीके से बारिश और बाढ़ ने आम लोगों को बहुत परेशान किया। लोगों के घर चले गए, लोगों के पास ना तो रहने को घर रहा, न खाने को खाना और ना ही पीने को शुद्ध पानी। अब ऐसे में इस बारिश के पानी के बाद के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आए। आई फ्लू पहले ही लोगों को परेशान कर रहा है, मलेरिया जैसी बीमारियां लोगों की जान ले रही हैं, डेंगू से कितने सारे मरीज आते जा रहे हैं, लोगों के सामने समस्याएं हैं। रविंद्र जी, क्या तैयारी है प्रशासन की ओर से इन बीमारियों से निपटने के लिए? लोग अस्पताल किस तरीके से पहुंच रहे हैं? मुझे लगता है आपने अगर ये रिपोर्ट हमारी जो हमने चर्चा से पहले दर्शकों को दिखाई है, इस तस्वीर को देखकर समझ गए होंगे। लोग 7-7 घंटे तक, पूरी रात लोग अपने परिजनों को अपने कंधों पर लादकर अस्पताल पहुंचा रहे हैं। सर, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है और अस्पतालों में जगह नहीं है मरीजों के भर्ती करने की। एक ही बेड पर 2-2 मरीज हैं। गर्भवती महिलाओं में उनके बच्चे भी उसी बेड पर हैं और महिलाएं भी उसी बेड पर हैं। ये हालत है स्वास्थ्य व्यवस्था की। विपक्षी आपके कह रहे हैं कि आप धार्मिक मुद्दों पर ध्यान देते हैं जिनसे आपको लगता है कि वोट ज्यादा मिलेंगे, जबकि जो ये मुख्य समस्याएं, जो स्वास्थ्य समस्या है, शिक्षा की समस्या है, इन सब मुद्दों को दरकिनार कर दिया जाता है। तस्वीरें आपने देख ली है, जवाब दीजिए। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि बारिश के दौरान और बारिश के बाद इसका इम्पैक्ट डेंगू का आता है और हमेशा से इसको लेके जागरूकता शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा और ऐसे एनजीओ द्वारा लगातार बताई जाती है, क्योंकि कुछ बीमारियां जो बारिश के दौरान आती है, इसमें जागरूकता ही सबसे बड़ा उपाय है। जो डॉक्टर और जो हमारा हॉस्पिटल है जो इलाज देता है वो तो है ही है, लेकिन जागरूकता से हम बहुत सारी चीजों को के कारण हम जो है उन बीमारियों से के जल्द में आने से बच जाते हैं। जहां तक रही बात नगर निगम की, नगर निगम भी लगातार फॉगिंग, दवाई छिड़कने का, ब्लीचिंग छिड़कने का और तमाम ऐसे उपाय कर रहा है। और हमारी जो सरकार द्वारा जो है इसको जागरूकता को लेकर, डेंगू की जागरूकता को लेकर, आई फ्लू की जागरूकता को लेकर समय समय पर लोगों को गाइडलाइन दे रहे हैं, लोगों से बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। लेकिन ये कहना देखिए कि बिल्कुल स्वास्थ्य प्रणाली भारतीय जनता पार्टी के राज में खराब हो गई है, मैं इस बात को बिल्कुल कतई मानने को तैयार नहीं हूं। ये व्यवस्था बहुत लंबे समय से थी ऐसी। आज तो हमारे पास हॉस्पिटल भी हैं, एम्स जैसा हॉस्पिटल भी है, जोन हॉस्पिटल जैसा एक बेहतरीन हॉस्पिटल भी है। नहीं तो हमने वो समय भी देखा है जब गरिमा जी, अगर किसी को जरा सी कोई बीमारी भी हो जाती थी तो या तो दिल्ली एम्स जाना पड़ता था या चंडीगढ़ पीजीआई जाना पड़ता था। ये 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। आज स्वास्थ्य को लेके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, चाहे लोगों को आयुष्मान कार्ड के जरिए जोड़ा हो, चिकित्सा सुविधा बेहतर करने की ओर सवाल किया हो,
तो कहीं ना कहीं ठीक है, इस समय प्रेशर होता है। इसको तो सर सिर्फ इसी समय तो जागरूकता असल में परीक्षा होती है ना, इसी समय तो असल में परीक्षा भी होती है ना। अब बिल्कुल, ये बिल्कुल। कह दिया जाए कि इस समय प्रेशर है, ऐसी स्थितियों के लिए तैयारी कितनी रहती है सर? एक तरफ अस्पतालों में जगह नहीं है, तस्वीरें आपने देखी कि आपके पास किस तरीके के मार्ग हैं और इन मार्गों पर चलने के लिए किस तरीके से लोग लेकर जा रहे हैं, अपने कंधों पर लाद कर लोग मरीजों को ले जा रहे हैं। आप समझिए उन लोगों का दर्द, एक तो परिजन बीमार है, उसके ऊपर से वो उसे समय पर अस्पताल तक नहीं पहुंचा पाते। ये गरिमा जी, पहाड़ों मैं पर ये- व्यवस्था है सर। मैदानी गरिमा जी, क्षेत्रों मैं का यही विकास बताना सब चाह कुछ रहा नहीं होता, पहाड़ पर भी विकास करना है। अगर आपको जिस तरीके से, अगर उत्तराखंड की बात करें तो सब कुछ क्या देहरादून के विकास को आप मान लेंगे? आप बताइए, आप मान लेंगे कि देहरादून में अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपने खड़ी कर दी, बड़े बड़े अस्पताल खड़े कर दिए, क्या इसको संपूर्ण विकास कहा जाए उत्तराखंड का? गरिमा जी, मैं यही बता रहा हूं, 10 साल पहले देहरादून में भी नहीं था ये, हमें पीजीआई जाना पड़ता था, दिल्ली एम्स जाना पड़ता था। आज हमारे पास एम्स जैसा ऋषिकेश में है, दूसरा एम्स हल्द्वानी में खोला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को चिकित्सा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल में कितना मजबूत किया है। ठीक है, अभी भी हम उस काम में लगे हुए, ये डांडी कांडी की ऐसा नहीं है कि आज ही आ रहा है, ये बहुत समय पहले से आ रहा है। तब तो वो बेचारे वहां से लेकर आते थे, फिर एक गांव में लेकर आते थे, फिर इंतजार करते थे सुबह गाड़ी मिलेगी, फिर देहरादून लाएंगे, फिर देहरादून से वो बेचारा दिल्ली पीजीआई लेकर जाता था। ये ऐसी व्यवस्थाएं थी कांग्रेस के राज में। आज देहरादून में ये व्यवस्थाएं अगर बनी है तो 9 साल में बनी है। आज अटल आयुष्मान कार्ड की जो फैसिलिटी उत्तराखंड सरकार ने दी है प्रत्येक व्यक्ति को, ये उत्तराखंड ने दी है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं कि सब कुछ सही है, मैं ये भी नहीं मानता कि बिल्कुल खराब है। ये व्यवस्था है, आगे और बेहतर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार काम होता है चिकित्सा के क्षेत्र में। हम इस प्रकार से, चाहे श्रीनगर में डॉक्टरों की को लेके हमने एक गाइडलाइन जारी की है कि भाई जब हम कम पैसों में डॉक्टर को एमबीबीएस करा रहे हैं तो उसको 2-2.5 साल पहाड़ों के क्षेत्रों में देना पड़ेगा, और ऐसे कई डॉक्टर दे भी रहे हैं अपना समय। मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल पूर्ण अच्छी व्यवस्था है, लेकिन ये भी नहीं मानता कि हमने व्यवस्था नहीं की है। हाँ, समय लगेगा, सबको मिलजुल के, ये राजनीति का समय नहीं है, जागरूकता ही बेहतर विकल्प है इस समय। सभी वही प्रोटोकॉल है जो कोरोना के समय में था, हाथ धोए, बार बार हाथ धोते रहे। सर सलाह और जागरूकता कार्यक्रम ठीक है, आप लोगों को सलाह दे रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन उन लोगों के बारे में भी सोचिए ना जिन्हें अब सलाह की नहीं बल्कि इलाज की जरूरत है, उन पर सोचना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आ रहे शांति प्रसाद जी, आ रहे हैं आप हमारे साथ में। शांति प्रसाद जी जुड़ चुके हैं अभी जी, वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं। स्वागत आपका भी शांति प्रसाद जी। ठीक है, रविंद्र जी आपके पास लौटेंगे और मेहमानों को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। और हमारे साथ में शांति प्रसाद भट्ट साहब अभी भी जुड़े, यूकेडी के नेता हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, सबसे पहले उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी बताइए शांति प्रसाद जी। देखिए गरिमा जी, मैं माफी के साथ बात कह रहा हूँ कि मुझे इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ रहा है। मैं अभी अपनी बात रख के हाँ बिल्कुल, इसके लिए मुझे क्षमा करना। अरे ठीक है, आप बताएं। देखिए, मैं के न्यूज को धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए कि आप उत्तराखंड का आईना बने हुए हैं और हर उस बिंदु को छू रहे हैं जिससे सरकार पर सवाल के पास जवाब नहीं बन पा रहा है। देखिए, कोई एक डिबेट पिछले 1 साल की आप दिखाते हैं जिसमें आपने सरकार की तारीफ करी हो, सिवाय भाजपा के प्रवक्ताओं के अलावा। अब देखिए, ऑल वेदर रोड का ये हाल है कि पहाड़ दरक रहे हैं। ऑल वेदर कम से कम 60-70 जगह से जो है बंद पड़ी है। यात्री सीजन में यात्री परेशान है और देहरादून जाम से परेशान है, ऋषिकेश जाम से परेशान है, और कल ही आपदा में 19 लोगों ने जान खो दी जो है बरसात के कारण। अब आप बता दीजिए कि हर जगह पर सरकार फेल हो रही है, चाहे फिर वो स्मार्ट सिटी हो, चाहे यात्राओं का सवाल हो, चाहे तीर्थाटन का सवाल हो, हर जगह घोटाले घपलों की आवाज आ रही है, जनता मर रही है। कल ही बद्रीनाथ के अंदर पुल दरक गया, इन्होंने पूरा बद्रीनाथ डेढ़ के रखा था और आज वहां पुल गिर गया है। सरकार मानने को तैयार नहीं कि हम कृत्रिम आपदा भी इस जहां की जनता को दे रहे हैं। अब आप आज देख लीजिए, क्या पहली बार हो रहा है गरिमा जी कि बरसात के बाद डेंगू, प्लेग, डायरिया जैसी बीमारियां आती हैं? इसके लिए क्या आपने उचित कदम उठाए? मैं बताता हूं, नगर निगम वाले मिट्टी तेल का रोज आग लगाकर जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं कि हम मच्छर मारने के लिए तेल छिड़क रहे हैं, और जो बेचारे तेल छिड़क रहे हैं वो रोज मिट्टी तेल डाल के उसी पर आग लगा रहे हैं। क्या हमको मालूम नहीं है?
देहरादून स्मार्ट सिटी है और सड़कों के किनारे इन्होंने बड़े बड़े जो है कूड़ादान बना रखे हैं। उसमें गाय जो है, भैंस जो, बैल, ये जो है कुत्ते बिल्ली, उस कूड़े को लेकर भी सड़क पे आ जाते हैं। देहरादून की स्मार्ट सिटी की जो गंदगी उत्तराखंड की जनता देख रही वो किसी से छुपा नहीं है। कहने का मतलब है हम स्वास्थ्य व्यवस्था में सरकार की नाकामी को जनता के बीच में लेकर आ रहे हैं। सरकार सुधरने की जगह वाई वाई पे लगी है। हम स्मार्ट सिटी के बेईमानी सरकार की बाहर ला रहे हैं। सरकार समझने को तैयार नहीं है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि उत्तराखंड की अब ये तीसरी पीढ़ी, नौजवान पीढ़ी 9 अगस्त को अपने भू कानून और मूल निवास के लिए सड़कों पे आंदोलन कर रही है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का एक काम बढ़िया है और उधर दर का पहाड़ और जो है युवा धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उत्तराखंड में डायरिया और प्लेग और डेंगू की से जनता है त्रस्त। धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे भाई, कब तक चलेगा ये नौटंकी? भाई, आप 13 साल से उत्तराखंड में सत्ता में बैठे हो ना। आप उत्तराखंड के बुनियादी कामों पे कर पा रहे हो, ना उत्तराखंड की जनता को किसी क्षेत्र में ये महसूस करा पा रहे हो कि ये जो पार्टी है ये उत्तराखंड के विकास की बात कर रही है। दुख हमको तब होता है जब हम इनसे कहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर नौजवान बच्चों को रोजगार दो, ये कहते हैं हम तो यूसीसी लाएंगे। जब हम कहते हैं यहाँ जनसंख्या विस्फोट हो गया, तब ये कहते हैं जनसंख्या असंतुलन हो गया, यूसीसी बहुत जरूरी है। अरे भाई, मूल निवास ले आओ, सख्त भू कानून ले आओ, यूसीसी तो बाद में बात करना। तो गरिमा जी, इनका ये राजनीतिक चरित्र रह गया है भाजपा का। ठीक है। जिस किसी भी मुद्दे पर आप डिबेट कर लीजिए, ये इंच मात्र उस पर काम करने को तैयार नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, इनको एक रटी रटाई बात सिखाई है। तीरथ जी जिंदाबाद, त्रिवेंद्र भाई जिंदाबाद, आजकल धामी जिंदाबाद। जमीन में कुछ नहीं है। और मैं पुनः फिर कह रहा हूं, आप जैसे चैनल जो उत्तराखंड की हकीकत जनता को दिखा रहे हैं, जनता अब समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ये उन्मादी पार्टी, 40% के कमीशन खाने वाली पार्टी, ये दवाई बेच के खा जाते हैं, ये विकास का पैसा बेच के खा जाते हैं, सीमेंट कारा तक बेच खाते हैं। इनसे विकास की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। और एक दिन भाजपा को इसका जो है बहुत बड़ा पछतावा होगा कि उत्तराखंड की जनता के साथ जो आपने जो अन्याय किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शांति प्रसाद जी, अगर आप रुकना चाहते हैं तो रुकिए, अदरवाइज अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। शुक्रिया आपका अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो हमारे साथ में यूकेडी से शांति प्रसाद भट्ट साहब थे, उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। और मेहमान भी हमारे साथ में संगीता शर्मा जी, आम आदमी पार्टी की ओर से उनकी राय जानते हैं। संगीता जी, ये क्या हालात है? अभी यूकेडी से शांति प्रसाद जी ने बड़े आरोप लगाए हैं बीजेपी पर। बीजेपी कह रही है हम तो सब ठीक कर रहे हैं, मरीजों का इलाज भी हो रहा है, लेकिन अस्पतालों से जो तस्वीरें सामने आती हैं, कहीं पर डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो मरीजों के लिए बेड नहीं है, और अगर बेड है तो कई जगहों पर कुत्ते लौट रहे हैं। सर, बेड या बेड के ऊपर कई तस्वीरें हमने दिखाई हैं किस तरीके के हालात हैं। कोई देखने सुनने वाला नहीं है, हालात बेकाबू हैं, आम जनता मर रही है। मुझे इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, इस चीज को लेकर मुझे भी समस्या हो रही है, लेकिन ये सच है। देखिए गरिमा जी, अभी आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया और हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की उत्तराखंड को लेकर पहले भी बहुत बार डिबेट कर चुके हैं। और देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तराखंड को बने 23 वर्ष होने के बाद भी आज भी वैसा सुधार नजर नहीं आता जैसा उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में होना चाहिए। और देखिए, जिस तरह से पहाड़ी इलाकों की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं। संगीता जी, आवाज नहीं आ रही आपकी ठीक से। करीमा जी, वो तो बद से बदतर है, हमेशा ही वेंटिलेटर पर रहती है। ठीक है, ठीक है, बोलिए बोलिए। अभी भी नहीं आ रही गरिमा जी? जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। देखिए गरिमा जी, मैं कह रही हूँ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है उत्तराखंड की हमेशा वेंटिलेटर पर नजर आती हैं। कभी भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मामले में जो बार बार ये कहा जाता है कि हमने आयुष्मान कार्ड से जोड़ने का काम किया है, लेकिन गरिमा जी, जब वहां के अस्पतालों में व्यवस्था नहीं है तो उस आयुष्मान कार्ड का क्या फायदा? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। जब वहां वो आयुष्मान कार्ड को लेकर कहाँ जाएगा? उसे जाने के लिए भी तो पैसा चाहिए। जिस मरीज के पास अगर इलाज कराने के लिए पैसा होगा तो वो तो प्राइवेट में भी करा लेगा। ठीक है, संगीता जी की आवाज ठीक से आ नहीं रही, कुछ नेटवर्क का इशू लग रहा है। अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है। ठीक है संगीता जी, आपकी आवाज कट रही है और मेहमान उनको जोड़ते हैं, इसके बाद फिर आपके पास लौटेंगे। माफी, कुछ तकनीकी समस्या है शायद। ठीक है, आशीष नौटियाल साहब हमारे साथ में, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। आशीष जी, स्वागत आपका भी चर्चा में। आशीष जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई विपक्षी तो धार्मिक मुद्दों पर ध्यान देते हैं क्योंकि उनसे उनको लगता है कि ध्रुवीकरण होता है, जनता उनकी ओर आकर्षित होती है, वोट मिलते हैं उनको।
इन सारी समस्याओं से सत्ता पक्ष को मतलब नहीं है, ये आप लोगों का कहना है, विपक्षी जो भी हैं आप लोग कह रहे हैं कि भाई धार्मिक मुद्दों पर सारा ध्यान है, लेकिन जो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बेरोजगारी हो गई, पलायन हो गया, इन सारे मुद्दों से मतलब नहीं है सरकार को। आपको लग रहा है वर्तमान के हालातों को देखकर? देखिए मैडम, सब कुछ मेरे रविंद्र भाई के साथ में बैठे हैं, वो सब बातें समझते हैं, पर वो सच्चाई बोल नहीं सकते। अगर सच्चाई बोलेंगे तो उन्हें प्रवक्ता नहीं रखेंगे। अब प्रवक्ताओं का दर्द तो यही है ना। वो क्या करें बेचारे। कई बार आपके पाले, कई बार आप रविंद्र जी की जगह पर होते हैं, कई बार रविंद्र जी की जगह पर आप भी होते हैं। हमारे दर्द भी आते होंगे। नहीं आप रविंद्र भाई, मैं आपको आपके दर्द को समझ सकता हूँ, लेकिन आप नहीं पूछते, इस बात को भी समझ सकता हूँ। वाकई मैडम देखिए भाई, आप मेरे दर्द को छोड़ के अगर आप कोई एक उदाहरण अपने कार्यकाल का दे दें कि हमने चिकित्सा के क्षेत्र हमने ही तो बनाया। अब दोनों हॉस्पिटल की आप खा रहे थे। ठीक है, अभी आपस में रविंद्र जी, ठीक है, रविंद्र जी आएंगे आपके पास, बोलने दीजिए उनको, अभी तो शुरू हुए हैं। ठीक है, आशीष जी बताएं। तो मैडम देखिए, इनका दर्द है, ठीक है, ये बोल नहीं सकते, लेकिन है, दर्द तो है। मैडम आज की डेट पे सिर्फ धार्मिक जो बात पे हम लोग कह रहे हैं ध्यान है, धार्मिक बातों पे नहीं, धार्मिक दंगों में ध्यान है भारतीय जनता पार्टी का। किस तरीके से धार्मिक दंगे कराए, आज देखें कहाँ की आग कहाँ तक पहुंच गई। आज पूरा देश जलने को तैयार है मैडम, किस तरह से लोग काम कर रहे हैं। अभी सर उत्तराखंड की बात करते हैं ना, उत्तराखंड में सब ठीक चल रहा है। उत्तराखंड के अंदर भी दंगे हुए थे मैडम, अच्छा। तो आपको पुरला में भी हुए थे। और दूसरा जहां तक हम बातचीत करने के अभी नहीं आशीष, मतलब उम्मीद करती हूँ कि मुद्दे पर रहेंगे, उत्तराखंड की बात करेंगे। देश में जो हो रहा है उस पर हम बहुत से डिबेट्स करते हैं, मेहमान आपको बनाएंगे, आप बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अभी स्वास्थ्य चिंतन शिविर लगाया, आपको भी पता है, हमें भी पता है, कुछ ही दिन हुए हैं। और वो चिंतन शिविर कहाँ हुआ? 5 स्टार होटल में बैठ के आप चिंता करते हैं कि अरे स्वास्थ्य सेवा पे बात कीजिए आप अपना। ठीक है, वो वही कह रहे हैं रविंद्र जी चिंतन शिविर की बात कर रहे हैं। 5 स्टार होटल में बैठ के अच्छा होता कि आप इन व्यवस्थाओं को देखने के लिए अस्पतालों के अंदर जाते, वहां लोगों से बात करते और वहां पर चिंता करते कि ऐसी स्थिति क्यों है, यहाँ आने वाला हर मरीज परेशान क्यों है, ये चिंता वहां करते। आज मैडम अगल बगल अस्पताल बनाए गए हैं, सरकारी अस्पताल क्षेत्रों में बने हुए हैं, लेकिन वहां डॉक्टर ही नहीं है। एक डॉक्टर है, वही हर तरीके का इलाज कर रहा है, वही स्पेशलिस्ट बना हुआ है स्किन का, वही स्पेशलिस्ट बना है अदर चीज का, एक ही डॉक्टर से सारे इलाज कराने की कोशिश कर रहे हैं लोग। कहीं ना कहीं पेशेंट की हालत को और ज्यादा खराब करके उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजने का पूरा काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जहां तक आयुष्मान कार्ड की बात है, आयुष्मान कार्ड मतलब बन कैसे रहे रविंद्र भाई, आप खुद बताएंगे, आयुष्मान कार्ड बनता कैसे है? आज तक आम आदमी को ये पता नहीं आयुष्मान कार्ड कैसे बन रहा है, आयुष्मान कार्ड के कैंप कहाँ लग रहा है। तो खुले कैंप लगा देना चाहिए, खुला बोल देना चाहिए आयुष्मान कार्ड वहां बन रहा है। आज भी लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का ज्ञान नहीं है कैसे बन रहा है। और आयुष्मान कार्ड का भी क्या करेगा जब आपके अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं, दून हॉस्पिटल के अंदर व्यवस्थाएं नहीं है। आप खुद अपने चैनल के माध्यम से भी दिखा रहे थे, तो हर जगह व्यवस्थाएं खराब है। और भारतीय जनता पार्टी का ध्यान पूरी तरह से 2024 के चुनाव में है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी सोचने समझने को तैयार नहीं है। हर घर घर जाकर सिर्फ ये प्रचार करेंगे कि हमने क्या काम किया, क्योंकि घर वालों को पता ही नहीं आपने कुछ काम किया। तो और अपने बोर्ड बड़े बड़े लगाती है, 2 साल बेमिसाल, आपके बेमिसाल दिख रहे हैं। अभी आपने चैनल के माध्यम से दिखाया किस प्रकार अस्पतालों की हालत है, तो 2 साल बेमिसाल तो आप दिख रहे हैं। किस चीज में बेमिसाल है आप बताएं तो सही, क्या आपने काम कर दिया ऐसा जो उत्तराखंड का आदमी आपसे पूछो? स्मार्ट सिटी के नाम पे आपने खराब किया, अस्पतालों की व्यवस्थाएं खराब है, स्कूलों की व्यवस्थाएं खराब है, हर चीज में आप लोग फेल है। सिर्फ अगर आप पास हैं तो सिर्फ दंगे भड़काने में और इसी तरह से राजनीति करने में, नफरत की राजनीति करने में, और इसके अलावा। ठीक है, आपके पास लौटेंगे आशीष जी। और मेहमान भी हमारे साथ में बने हुए, मरीजों के इलाज में किस तरीके से खर्चा हो रहा है, मरीजों के सामने जो समस्याएं आ रही हैं, सबको लेकर हम लगातार विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर आशांक एरन साहब जी भी हैं, स्वागत आपका भी डॉक्टर साहब। आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कि देखिए जो हालात हैं, इन हालातों से कैसे डॉक्टर्स जो हैं वो निपट रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर कह रहे हैं कि बेड नहीं है, मरीज तो आ रहे हैं, इनको कहां पर भर्ती कराएं, लोगों को वापस भेजना पड़ रहा है। और यहां तक की समस्याएं तो बहुत सी हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या फिलहाल अस्पताल पहुंच पाने वाले मरीजों के सामने है। बेड नहीं है, इलाज के लिए दवाइयां नहीं है। किस तरीके से डॉक्टर ने स्थितियों को संभाल रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब डेंगू, मलेरिया, ये सारी बीमारियां पूरी तरीके से पैर पसारे हुए हैं। देखिए मैम, ये बीमारियां तो हर साल आती हैं डेंगू की, और इनके लिए हर साल चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स होते हैं इंक्लूडिंग दून मेडिकल कॉलेज और बाकी हॉस्पिटल्स में एक प्रॉपर इसका वो बनता है कि हर साल इनसे कैसे निपटा जाएगा, इसके लिए स्पेशल वार्ड बनते हैं और स्पेशल व्यवस्था होती है।
वहीं पे दवाई के छिड़काव के लिए भी नगर निगम और ये सब रेगुलर रूप से करते हैं। लेकिन जो आपका मेन सवाल है कि क्या हम लोग रेडी हैं, क्या हॉस्पिटल्स रेडी हैं, तो उसके मामले में तो आप खुद ही इस चीज का आकलन कर सकते हैं कि पिछले 10-12 साल में अगर आप देखें तो उत्तराखंड ने, चाहे ये डिस्कशन कुछ भी हो रहा हो, हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो प्रोग्रेस की है। 2012-11 में हमारे पूरे उत्तराखंड में कुल मिला के दो मेडिकल कॉलेज थे, एक जॉलीग्रांट और एक महेंद्र देश। और इस समय हमारे प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेज हैं अगर आप एम्स को हटा दे तो। अल्मोड़ा में, श्रीनगर में, हल्द्वानी में, दून मेडिकल कॉलेज, और इसी तरह कुल मिला के हमारे 7 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। हमारे जितने नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो पोस्टेड थे हमारे हॉस्पिटल्स में, उनका नंबर भी इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी व्यवस्था जो है नॉर्मल हो गई है और ऐसी हो गई है कि अब वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं बाकी मरीजों के लिए। तो पहले से सुधार तो हुआ है। अटल आयुष्मान योजना पूरे भारत में कैसी भी चल रही हो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप देखेंगे, आप बराबर के यूपी से भी कंपेयर करेंगे तो यूपी के लोग, आप किसी से बात करना यूपी में, यूपी के लोग अपने आप को ये बोलते हैं कि उनके यहाँ कुछ रूल्स हैं कि हर कोई आयुष्मान का लाभ नहीं उठा सकता। हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड भी बहुत इजीली बन जाते हैं गांव के प्रधानों के द्वारा, और हॉस्पिटल में पहुंचते ही अगर वो उस हॉस्पिटल में वो योजना है तो वहीं पे रिसेप्शन पे ही वो कार्ड तुरंत बन जाता है अगर आपके पास आधार कार्ड है। तो इस मामले में हमारे प्रदेश ने प्रोग्रेस की है स्वास्थ्य में। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि अभी हम उस स्तर पे नहीं पहुंचे कि हम ऐसी कोई आने वाली आपदा या एपिडेमिक को एकदम से कंट्रोल कर सकें। लेकिन ये कहना गलत होगा कि पिछले 10 सालों में, 12 सालों में, 14 सालों में हमने प्रोग्रेस नहीं की है। हमने अच्छी प्रोग्रेस की है। अभी भी हम कुछ चीजों में लैग करते हैं। क्या है वो चीजें? जैसे अभी आपने एक चित्र दिखाया जिसमें वो कैरी करके मरीज को ले जा रहे हैं बहुत दुर्गम जी। तो ये बिल्कुल एक ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि ऐसी जगहों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि मरीजों को हमें शिफ्ट कैसे करें। लेकिन अशांक साहब, कई जगहों से ऐसे भी खबरें सामने आई, जब हमारे संवाददाता अस्पतालों में पहुंचे तो हमने देखा कि किस तरीके से अस्पतालों में बेड पर, एक ही बेड पर 2-2, 3-3 मरीज थे। क्या पर्याप्त अस्पताल अगर होते तो ऐसी तस्वीरें सामने आती? सर, मैं आपसे एक डॉक्टर होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते ये पूछ रही हूँ कि एक ही बेड पर 2-2 मरीज और गर्भवती महिलाओं के बच्चे भी हैं, ऐसे में समस्याएं तो हैं सर, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो इस बात का जवाब देता हूँ मैम। हाँ। ये जो है कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ही बेड पे, जैसा आपने दिखाया है वो तो सामने वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक हॉस्पिटल में एक ही बेड पे 2-2, 3-3 मरीजों को रखा जाएगा। ये कभी कभी क्या होता है कि जब कोई वार्ड की सफाई हो रही होती है और मरीजों को उसमें शिफ्ट करने से पहले कुछ देर के लिए ऐसा रखा जाता है। अगर आपके पास बेड उपलब्ध नहीं है, नहीं सर, हमने तस्वीरें दिखाई हैं, हमने बातचीत किया है मरीजों से, जहां मरीजों ने कहा, मतलब बेड तो बेड, मैं ये भी कह रही हूँ कि सर जमीनों में कई बार लोगों को लिटाया गया है और ये कहकर कि भाई बेड नहीं है। डॉक्टर भी क्या करे, मरीज के परिजन कहते हैं कि आप किसी तरीके से इलाज कर लीजिए, भर्ती करा लीजिए। ऐसे में आप सबके सामने भी एक समस्या होती है कि एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। जो बात आप कह रहे हैं वो सही है। में एक तरह से आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि वहां पे जो डॉक्टर्स हैं वो एटलीस्ट मरीज का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ना इस तरह की स्थिति बहुत कम आती है। ये एक रेगुलर पिक्चर नहीं है कि आप रेगुलरली जाएं और रेगुलरली आपको ऐसी ही पिक्चर मिले, ऐसा नहीं है। ये कभी कभी देखता है, लेकिन इसमें डॉक्टर्स को और थोड़ा प्रशासन को इसमें अलर्ट होने की जरूरत है कि नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाएं। बिल्कुल, यानी आप भी यही कह रहे हैं ना कि देखिए प्रशासन अगर एक्टिव होगा, नंबर ऑफ बेड बढ़ाए जाएंगे, अस्पतालों की संख्या ज्यादा होगी, तो ये समस्या आम जनता के सामने, मरीजों और उनके तीमारदारों के सामने नहीं आएगी। देवभूमि के दंगल में चर्चा जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, कहीं मिल जाएगा, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बीमारियों ने देवभूमि में लोगों की समस्याओं को अब और ज्यादा बढ़ा दिया है। पहले ही आम जनता बारिश और बाढ़ से त्रस्त थी और अब बारिश और बाढ़ के बाद की बीमारियों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए रविंद्र जी, आपने सुन लिया डॉक्टर साहब की बात सुनकर, तो आपको जरूर खुशी होगी। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि 10 सालों में विकास नहीं हुआ। इस बात से हम भी सहमत हैं कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमने एम्स बना दिया, हमने बड़े बड़े अस्पताल बना दिए, लेकिन बात यह है ना कि सर हर कोई एम्स या बड़े बड़े अस्पतालों में भर्ती होने नहीं जाता। हम उस तबके की भी बात करते हैं जो तबका किस तरीके से अस्पताल पहुंचा है, अपने नजदीकी अस्पताल पहुंचा है। उन अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं हैं, उनको लेकर भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है और उस पर भी काम आपको करना चाहिए। रविंद्र जी अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए गरिमा जी, जो बात मैंने कही वही बात डॉक्टर साहब ने भी लगभग उसी विषय को वैसे के वैसे ही बताया कि किस तरीके से व्यवस्थाएं जो पहले थी और आज क्या है।
लेकिन रविंद्र जी बस एक जोड़ रही हूँ, आप कंप्लीट करिएगा। मैं मान रही हूँ अशांक साहब ने ठीक बातें कही है कि हर अस्पताल में ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन कई अस्पतालों में ऐसी स्थिति है। हो सकता है उनके अस्पताल में इस तरीके के हालात ना हो, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने एक और अहम बात कही थी कि सर डेंगू हो, मलेरिया हो या टाइफाइड हो, ये ऐसा नहीं कि इसी साल आ गए या बारिश इसी साल हो गई है। हर साल कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं और एक सीजन होता है जब बीमारियों की ज्यादा चीजें देखने को मिलती हैं, संख्या मरीजों की ज्यादा हो जाती है। क्या इससे सरकार अवगत नहीं रहती और क्या सर इस लिहाज से तैयारियां नहीं होनी चाहिए? अब कंप्लीट करिए आप। देखिए, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इस बात को। हाँ। लगातार सरकार चाहे किसी की हो, इस तैयारी को करके रखते हैं। और खास करके मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, हम इसके ऊपर विशेष रूप से सीजन शुरू होने से पहले, ये सीजन कहा जाता है डॉक्टर लैंग्वेज में कहें तो, ये सीजन आता है डेंगू का और अन्य कुछ एक फंगस की टाइप की बीमारियां जो होती हैं वो आता है। लेकिन ये किसी भी रूप में देखिए कि ये कहना कि कोई भी व्यवस्था कहीं से कहीं तक कोई सुचारू नहीं है या ठीक नहीं है। देखिए ये टाइम ऐसा होता है जब थोड़ा हमें पीक लगता है कि मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, लोगों को चिकित्सा की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो उस समय ऐसी स्थिति बन जाती है कि हॉस्पिटलों में, क्लिनिकों में भीड़ ज्यादा दिखाई देती है। नहीं तो अन्य समय पे ऐसा नहीं होता कि ऐसा समय रहा हो। और दूसरी बात गरिमा जी, जो आपने कहा ना कि एक आम आदमी को भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसे जा सकता है, तो मैं बता दूं कि 5 लाख रुपए का जो गारंटी कार्ड दिया है हेल्थ का, वो इसीलिए ही दिया है कि आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके भी इलाज जो है वह करा सकते हैं। और ऐसे तमाम लोगों का हुआ है गरिमा जी। आप अगर थोड़ा सा इस और भी 2-4 लोगों को अगर आप इसमें जोड़ते तो बहुत अच्छा लगता, जिनके इलाज हुआ है बड़े। हम मान रहे हैं, हमने भी कहा कि सर ठीक है आयुष्मान कार्ड का लोगों को फायदा हुआ, जो आप बता रहे हैं उन गारंटी कार्ड्स का भी फायदा हुआ, लेकिन सर एक तबका ऐसा भी है ना जिसका नहीं है। हम तो हर एक व्यक्ति को लेकर चलेंगे। अब ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ उन लोगों को जोड़कर चलेंगे, उनके लिए आज चर्चा बैठा देंगे जिनके पास कार्ड है। मैं मान रही हूं कि आपकी सरकार में बड़े बड़े अस्पताल बन गए, लेकिन हालात अभी भी खराब हैं। आप देखिए सर, आप कह रहे हैं कि आपका क्षेत्र स्मार्ट सिटी बन रहा है, आप उत्तराखंड को, देहरादून को स्मार्ट बनाने की बात कर रहे हैं, और ये आपके प्रदेश की तस्वीर मेरे स्क्रीन के ठीक बगल में चल रही है। सर ये क्या बताएगी कि ये शहर स्मार्ट है, ये प्रदेश स्मार्ट है? बताइए आप, एक प्रदेश जहां पर लोग अपने परिजनों को कंधे पर लादकर अस्पताल पहुंचा रहे हैं, वो स्मार्ट प्रदेश कैसे हो सकता है? देखिए गरिमा जी, मैं बिल्कुल इस बात को कहीं से कहीं तक इनकार नहीं कर रहा हूं। हमारे पास वो व्यवस्था भी नहीं थी, मैंने ये भी जोड़ा है कि हमारे पास देहरादून में भी नहीं थी आज से 12 साल 10 साल पहले ऐसी व्यवस्था है जो आज देहरादून में। देहरादून के भी किसी एक अच्छे परिवार को, संभ्रांत परिवार को, जिसपे पैसा भी है, उसे भी पीजीआई या दिल्ली भागना पड़ता था, चंडीगढ़ या दिल्ली एम्स। जो स्थिति आज नहीं है, हमारे सरकारी हॉस्पिटलों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, तो हम ये नहीं कह सकते। और दूसरी बात देखिए, मैं एक बात और कहूंगा, हमें आरोप जरूर लगाना चाहिए, विपक्षी होने के नाते लगाते, लेकिन साथ साथ अगर अपना कोई उदाहरण हो कि हमने ये किया जब हमारी सरकार थी, हमने किया। हाँ, कांग्रेस प्रवक्ता ने जिस प्रकार गरिमा जी ने कहा कि धार्मिक आधार पे ये सिर्फ बात करते, तो मैं इन्हें याद दिला दूं कि धार्मिक आधार पे इलाज होता था, यहाँ पे बिल्कुल होता था। हरीश रावत जी ने हजारों मजारें बनाई थी, उन मजारों में जो है वो मोर का पंख लेकर यही तो झूठे हैं आप लोग, और राजनीति करते हैं, यही राजनीति है आपकी, खुद मजारे बनाते हैं। ठीक है आशीष जी, इसके बाद आ रहे हैं आपके पास, आप कंप्लीट करेगा, अभी उनको बोलने दीजिए। देखिए, मजार रूपी जो हॉस्पिटल और डॉक्टर बैठा रखे थे ना, मोर पंख लेके झाड़ा लगाओ ठीक हो गए, वो जिस प्रकार से खत्म कर रहे हैं ये कल्चर को, तो इन्हें कहीं ना कहीं पीड़ा है इस बात की। तो सर रविंद्र जी, जो आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या ऐसा हुआ था? कई जगहों पर ऐसी खबरें भी आती हैं, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी की इसमें क्या संलिप्तता थी? और ऐसा नहीं हो रहा है प्रदेश में, इस बात को आप कैसे मान लेंगे? अभी भी लोग हकीमों के पास जाते हैं, अभी भी ऐसी घटनाएं, खबरें सामने आती हैं, हम खुद अपने दर्शकों को बताते हैं। नहीं, बिल्कुल आती है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक बड़ा कल्चर पैदा कर दिया था इन्होंने। उन्होंने कहा भाई झाड़ा लगाओ, ये हॉस्पिटल है, एम्स उम्स की जरूरत नहीं है। तो ये कांग्रेस कल्चर था। माननीय हरीश रावत जी ने आज जो इनकी गरिमा दोसानी जी जो बोल रही है, ये बिल्कुल सही बोल रही है कि धार्मिक आधार पे जिस प्रकार से कांग्रेस ने ये हॉस्पिटल बनवाए हुए थे, आज माननीय धामी जी ने सबको खत्म कर दिया कि भैया हॉस्पिटल तो सरकारी है, यहाँ पे डॉक्टर जो एमबीबीएस है, 7 जो मेडिकल इंस्टीट्यूट खुले हैं, यहाँ से पढ़े लिखे डॉक्टर इलाज करेंगे, ये मोर पंख से झाड़ा लगा के इलाज नहीं होने का। ठीक है आशीष, जवाब दीजिए, आरोप बड़े हैं आपके ऊपर।
ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जन्म 2014 के बाद होता है। रविंद्र भाई, आप लोगों की पैदाइश कब की है? उस समय अस्पताल नहीं थे, नहीं, आप उस समय अस्पताल नहीं थे, आप बिना अस्पताल के, अरे आप उदाहरण दीजिए ना, आप उदाहरण दीजिए। हमने ये किया, आपके गार्जियन से बिना अस्पताल के थे सब लोग, अरे मतलब ऐसे ही झाड़ फूक चल रहे थे आप लोग, भारतीय जनता पार्टी की झाड़ फूक कराते थे जब। ठीक है, अब रविंद्र जी अब बीच में नहीं, मैंने उनको भी रोका था, अभी आप भी बीच में नहीं, बीच में नहीं। आप कैसी बात कर रहे हैं रविंद्र भाई? 2014 से पहले कोई व्यवस्था ही नहीं थी, आपने आके सफाई कर दी, उससे पहले आप लोग गंदगी में थे। किस तरह की, मतलब कहाँ मानसिकता जाती है इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं? उदाहरण दे दो ना। ठीक है रविंद्र जी, बीच में नहीं, जल्दी बोलिए। आशीष जी कंप्लीट करिए आप, और मेहमान है संगीता जी के पास जाएंगे। सारे टीके नहीं लगे जो टीके लगने चाहिए थे, आप इस बात को बताएं। आप पे टीके नहीं लगे हुए, आप बोले पब्लिक के सामने मुझे कोई टीके नहीं लगे थे 2014 से पहले। किस तरह की बातें करते हैं रविंद्र भाई? हर समय सब व्यवस्थाएं थी। आशीष जी ये तो कह रहे हैं आपको एम्स से कोई मतलब ही नहीं है, आप तो कह रहे थे कि ऐसे ही इलाज हो जाया करता था, ऐसे ही होता था क्या पहले? मुझे लगता है कई प्रदेश ऐसे जहाँ पर एम्स कांग्रेस पार्टी की ओर से लाए गए। तो ये बाजार में जाते होंगे, बाजार में इनका बुखार उतर जाता होगा, यही इनके साथ हुआ होगा, तभी तो बुखार है। हम लोगों के साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, हम तो हमेशा अस्पतालों में गए। आपके साथ ऐसे हुआ, ठीक है, हम समझ सकते हैं आपका दर्द, या आप लोग बाजारों में जाके अपना इलाज कराते थे। रही ये बात जहां तक रविंद्र भाई ने बोला, हरीश रावत ने हजारों बाजारें बनाई, कब बनाई हजारों बाजारें? आप पे क्या प्रूफ है? और अगर प्रूफ है तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर लेते आप लोग? इन मजारों का क्या मतलब? भाई मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना रहे थे जहां से ऐसे डॉक्टर पैदा होते हैं, बाजारों में बैठने वाला इलाज। तो रविंद्र जी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाना गलत था क्या? अगर उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी होती तो गलत हो जाता क्या? अभी वो मुद्दा नहीं है, अभी वो मुद्दा नहीं है चर्चा का, और इस बात को मत अभी खोलिए। आशीष जी को बोलने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी। गलत बात है, ठीक है आशीष जी, जल्दी आप कंप्लीट करिए। देखें, झूठ बोलने की राजनीति करते हैं, और सारी व्यवस्थाएं सब थी। आज व्यवस्थाएं देखें, डबल इंजन की सरकार क्यों बनाई गई? डबल इंजन की सरकार आज मैडम, अगर 1560 करोड़ रुपए का जो इन्होंने बजट रखा था स्मार्ट सिटी का, न बनाई जाती इस प्रकार की बेकार स्मार्ट सिटी, और 1560 करोड़ रुपए से 70 विधानसभा के अंदर 70 अस्पताल बना दिए जाते, या 13 जिलों में एक एक अच्छे अस्पताल बना दिए जाते जहां मरीज इलाज करा सकते थे, क्या नहीं हो पाता? 1570 करोड़ इस काम नहीं आ सकता था? 100 करोड़ रुपए आपने G20 सम्मेलन में उत्तराखंड के अंदर लगाए, क्या 100 करोड़ में एक दो अस्पताल भी नहीं बन पाते? व्यवस्थाएं सब हो सकती थी, पर ये खर्चे कर रहे हैं, ऐसा नहीं, खर्चा इन पे पैसा है बहुत, कर्जा लेके आ जाते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी गए थे, फिर 1000 करोड़ का कर्जा लेके आ गए, और कह रहे धामी जी, प्रधानमंत्री जी ने हमारे ऊपर दया कर। किस तरह से कर्ज के ऊपर, कितने कर्ज के ऊपर डुबाएंगे? मत देखें, ये एक कहावत है पहाड़ों में, कर्ज लो और घी पियो। ये आप लोगों की तरीका है कि आप कर्ज ले लेके दिखावा कर रहे हैं कि देखो हमने ये कर दिया, वो कर दिया। देखें, आम जनता को जरूरत आज इस चीज की नहीं है, स्वास्थ्य के लिए जरूरत है। आप स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं कराएं। और रविंद्र भाई, आप उंगली जरूर उठा रहे हैं। मैं आपको एक बात कहूंगा, कल को एक काम करें, आप पर मैं दोनों हॉस्पिटल चलते हैं, और वहां को दिखा के आते हैं। उदाहरण रविंद्र जी उनके बाद आ रहे हैं, ठीक है रविंद्र जी आ रहे हैं रविंद्र भाई। देखिए मैडम, अभी हम डिबेट में बैठे हैं, और रविंद्र भाई से कहना चाहूंगा, डिबेट में कल को ये और मैं दोनों अस्पताल चलते हैं, और वहां पे अपनी एक पर्ची कटवाएंगे, और अपने आप को डॉक्टर को दिखा के आएंगे। देखते हैं क्या व्यवस्थाएं, सब पता लग जाएगी। ठीक है, सिर्फ टीवी चैनलों में बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, धरातल में काम करके देखना होता है, और हम जाते हैं, हमें पता है। और रविंद्र भाई, अगर आप लोगों को हिम्मत है, आप चले हमारे साथ। लेकिन सर आशीष जी ठीक है, आशीष जी मैं सारे सवाल रविंद्र जी से कर रही हूँ। अमूमन मेरे साथ होता है कि जब डिबेट में मैं बैठती हूँ, तो जो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता होते हैं, मैं उनसे सबसे ज्यादा सवाल करती हूँ। वो इसलिए क्योंकि सत्ता में जो भी है वो पावर में है, और वो जिम्मेदार भी है सर, क्योंकि उनसे हम अगर सवाल करेंगे तो वो कहीं ना कहीं चीजों को सुधार सकते हैं। मैं उनसे सवाल कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में सत्ता में कांग्रेस पार्टी नहीं रही। हम मान रहे हैं कि आज भी समस्याएं बरकरार हैं, लेकिन क्या आपके दौर में, क्या आपके कार्यकाल में सभी चीजों को दुरुस्त कर दिया गया था? आज आप भी बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आप अपने कार्यकाल के बारे में बताइए, क्या कुछ किया गया? हम ये नहीं कह रहे कि उनकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी अगर स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं तो उसमें सहभागिता उसकी भी है। ऐसा नहीं कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ ठीक कर दिया था। अगर ठीक कर दिया होता तो आज ये हालात ही नहीं होते सर। मौका तो जनता ने आपको भी दिया था, आप ही दो पार्टियां। अब संगीता जी से मैं क्या सवाल करूं, वो तो अपनी जमीन तलाश रहे ना, आम आदमी पार्टी के लोग। अभी उन्होंने कोई सत्ता में नहीं रहे, तो वो क्यों यहाँ पर? वो तो यही कहेंगे भाई हम होते तो अच्छा करते। आप दोनों तो रहे हैं ना, आप बताइए आपने क्या किया? आज हालात अगर खराब है तो उसमें आप भी जिम्मेदार हैं। वर्तमान में रविंद्र जी से मैं पूछूंगी तो सिर्फ देखिए,
राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो आपका, जैसे आप अभी कह रहे थे कि प्रवक्ता होने के नाते उनका दर्द है, दर्द प्रवक्ताओं के पास सबके है। आप भी अपने कार्यकाल के बारे में जानते होंगे, हो सकता है बोल ना पाए, क्योंकि ठीक है आप अपनी पार्टी के लिए यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है आशीष जी, आएंगे आपके पास, संगीता जी को जोड़ते हैं। संगीता जी, आपने सुना, देखिए एक दूसरे पर टोपी पहनाने का काम जो है वो जारी है, लेकिन आम जनता इस टोपी के नीचे आ जाती है और आम जनता ही जाती है, परेशान होती है। कह रहे हैं आयुष्मान कार्ड भी बन रहा है, गारंटी कार्ड भी मिल रहे हैं, आम जनता को बड़ी राहत है। फिर ये जो अस्पतालों में एक एक बेड पर 2-2 लोग भर्ती है, इनको समस्याएं क्यों हैं? जब हमारे संवाददाता जाते हैं तो इनसे परेशानियां क्यों बखान करने लग जाते हैं लोग? कौन है ये लोग? देखिए गरिमा जी, जिस तरह से आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, और ये कोई उत्तराखंड के लिए पहला वाक्य या नया वाक्य नहीं, बिल्कुल हमने बहुत बार पहले ऐसी चीजें देखी हैं और उस पर बैठ कर डिबेट की है। पिथौरागढ़ का भी पिछले दिनों इंसिडेंट देखा कि वहाँ हीटर नहीं है, मोमबत्ती पे दूध गर्म करके बच्चे को पिलाना पड़ रहा है माँ को। तो बहुत सी परिस्थितियां हमने देखी है, रास्तों में प्रसव होते हुए देखे हैं, खेतों में प्रसव होते हुए देखे हैं, अभी भी आपने दिखाया अपनी रिपोर्ट में। तो देखिए उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हमेशा वेंटिलेटर पर नजर आई है। जिस तरीके से सरकार को काम करना चाहिए था, स्वास्थ्य विभाग को काम करना चाहिए था, वो काम उस तेज स्पीड से नहीं हुआ। जैसा ये बार बार कहते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार है, और जनता ने जो भरोसा दिखाया, वो मेन जो जरूरत है जनता की, वो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार होता है, और तीनों क्षेत्रों में ही सरकार उस गति में दिखी नहीं है और फेल नजर आई है। और देखिए सिर्फ देहरादून को हम कह दें, हल्द्वानी को हम कह दें, तो गरिमा जी हम पहाड़ों की बात कब करेंगे, रिमोट एरियाज की बात कब करेंगे? आप देखिए वहाँ क्या हालात है। जो मेन हाईवे है, ऑल वेदर रोड टूट जाती है, वो लोग तो सड़क से भी उनकी कनेक्टिविटी टूट जाती है, और जो वहाँ के लोकल हॉस्पिटल्स हैं वहाँ कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं है। तो आप सोचिए उन पर क्या बीतती होगी जब उनका मरीज जो है वो सामने है और वो उसे इलाज के लिए तड़प रहा है और वो उसे इलाज की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। तो सरकार का ये कह देना कि हमने व्यवस्था की है, लेकिन आज भी रविंद्र भाई पहाड़ के हालात बहुत खराब हैं। चाहे आप चंपावत जिले की बात करिए, पिथौरागढ़ जिले की बात करिए, बागेश्वर का उदाहरण अभी हमने रिपोर्ट में भी देखा, तो वहां मरीजों को इलाज मिलना एक नामुमकिन सा काम है। अगर उन्हें इलाज मिल जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो गरिमा जी, हमने उत्तराखंड इसलिए बनाया था कि यहाँ के जो पहाड़ी इलाके हैं, जो रिमोट एरियाज हैं, वहां तक व्यवस्था पहुंचे। इतनी व्यवस्थाएं जो आज है वो तो यूपी के राज में भी पहुंच रही थी। मैदानी क्षेत्रों में तो तब भी अस्पताल थे, लेकिन जब हम पहाड़ों के लिए काम नहीं कर पाए तो वो मैं सरकार का फेलियर ही कहूंगी। फिर आप कितने भी गुणगान कर लीजिए कि धामी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन पहाड़ों में आज भी व्यवस्थाएं नहीं है। बिल्कुल, और देखिए जो तस्वीरें हैं वो सामने है, ये तस्वीरें हमारी आपकी है, कहीं की नहीं है। ये तस्वीरें आपके प्रदेश के, आपके शहर के जनता की हैं, और ये बयान कर रही है कि आपका प्रदेश कितना स्मार्ट हो गया। ठीक है, न्यूज पेपर उठाइए गरिमा जी, तो रोज नई नई खबरें नजर आती हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हम स्वास्थ्य के लेकर के किसी गांव की रिपोर्ट को ना देखें, किसी गांव की खबर को ना पढ़ें। तो बहुत दुख होता है कि सरकार आखिर किस और काम कर रही है। ठीक है, ठीक है, अभी रविंद्र जी से जवाब लेते हैं। हमारे साथ में अशांक साहब भी हैं, डॉक्टर साहब, एक बार फिर से उनके पास भी चलते हैं। अशांक साहब, एक तरफ देखिए हम प्रशासन से बात करें कि तैयारियां उनकी ओर से होनी चाहिए थे, मैं बिल्कुल इस बात को सहमत मानती हूँ, इस बात से सहमत हूँ कि हाँ प्रशासन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, तैयारियां उसकी ओर से सबसे ज्यादा हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त जो बीमारियां हैं, बारिश और बाढ़ के बाद ये संक्रमित बीमारियां भी हैं, डेंगू है जैसे, या फिर कंजक्टिवाइटिस की हम बात कर लें, बहुत सी बीमारियां हैं जो अभी पनपी हैं। ऐसे में क्या आम जनता का जागरूक होना भी उतना ही जरूरी है? क्योंकि डेंगू हो, इसमें आसपास लोग गंदगी अगर ना करें तो भी बीमारियां कम होंगी। मैं चाहती हूं कि राजनीतिक दल अगर अपनी चीजों को ठीक रखे तो जो आम जनता है वो भी जागरूक हो और वो भी ठीक रहे। इस लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ मैम, इसमें सबसे ज्यादा बात है कि सबसे ज्यादा आम जनता के जागरूक होने से ही ये फर्क पड़ेगा। और आम जनता इसमें क्या कर सकते हैं कि देखिए आपने देखा होगा दिल्ली में बहुत अच्छा काम हुआ था कि जब डेंगू का सीजन फैलता है तो टीवी पे आप हर उसमें देखेंगे थोड़ी देर में एक ऐड आता है जिसमें वो बताते हैं कि आप कैसे रुका हुआ पानी ना जमा होने दें, कैसे आप ड्रेन करें, और ये सारी चीजें होती है एडवर्टाइज करके। गवर्नमेंट जो है अगर इन चीजों पे ध्यान दे, थोड़ा सा और एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान दे, लोगों को घर घर जाके ये करे, पहले से ही प्रोएक्टिव होके जो हमारे म्यूनिसिपैलिटीज हैं वो स्प्रे करना शुरू करें। और जैसे बरसात के सीजन से पहले कोशिश तो की जा रही है कि पानी जमा ना हो, लेकिन फिर भी पानी जमा हो जाता है। ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब है हमारे स्टेट में कि पानी बहुत जगह जमा हो जाता है, उसको जल्दी से जल्दी उसको ड्रेन किया जाए। यही चीजें हैं जो कि हेल्प करेंगे। गांव-गांव जाके लोगों को ये सिखाया जाए कि बच्चों को मॉस्किटो से कैसे बचाना है। यही चीजें हैं जो कि इसमें सबसे बड़ा बचाव करेंगी। स्वास्थ्य विभाग तो और ये लोग तो हर साल जो है अपने वार्ड्स को एक्टिवेट कर ही बिल्कुल
बिल्कुल। आशंक साहब आपके पास लौटेंगे। देखिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले एक बड़ी खबर है कि अगर 2 सालों से ज्यादा की सजा होती है, 2 साल या उससे ज्यादा की, तो ऐसे में सदस्यता भी जा सकती है। अब देखना होगा पूरे मामले में आगे क्या होता है। खैर, देवभूमि के दंगल में वापस आते हैं, अपनी चर्चा पर जाते हैं। रविंद्र जी के पास चलेंगे। रविंद्र जी, आपने सुन लिया होगा, हर एक व्यक्ति को ये लगता है कि ठीक है चीजें आप बेहतर कर सकते हो, और हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में प्रदेश में चीजें और बेहतर होंगी। एक तरफ शिक्षा को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन सर पहाड़ों पर भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए ना कि अगर रात बरात लोगों के सामने समस्याएं होती हैं तो लोग कम से कम अस्पताल जा सकें। सर आप सोचिए, अगर आप, मैं या हम में से कोई भी पहाड़ पर कभी गए और इस तरीके की चीजें हुई, कोई बीमार हो जाता है, तो ऐसे में हमारे पास ये साधन नहीं है कि हम नीचे आकर अस्पताल तक पहुंच सकें। आप सोचिए, परिजन कंधे पर लाद कर ले जा रहे हैं। सर किस जमाने की तस्वीर लग रही है? एक तरफ हम कहां भारत को देख रहे हैं और दूसरी ओर अभी भी भारत के एक प्रदेश के एक हिस्से में इस तरीके के हालात, ये सर स्मार्ट तो नहीं कहे जाएंगे। आप भी इस बात से सहमत होंगे, मेरी बताइए अगर नहीं है तो। बिल्कुल 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 मैं सहमत हूं आपकी बात से। कहीं ना कहीं ऐसी आई हुई तस्वीरें झंझोड़ती हैं। हम आज जिस युग में जी रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको लगातार जिस बात को बता रहा हूं कि 10-12 सालों में जितनी व्यवस्था हम प्लेन में भी अभी लेकर आए हैं, देहरादून, उधम सिंह नगर, इस साइड में अभी स्वास्थ्य सुविधाएं जो है हमारी पहुंची हैं। इससे पहले 12 साल पहले हम प्लेन में रहने, देहरादून वाले लोग ये सब चीजें भुगत चुके हैं। आज से 15 साल पहले अगर हमारे घर में कोई बीमार हो जाता था, उसे ले जाने के लिए दिल्ली ले जाना माने ऐसा लगता था जैसे संजीवनी बूटी लेकर आनी पड़ेगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं थी, धीरे धीरे करके ये हो रहा है। मैं ये कह दूं सब कुछ अच्छा हो गया, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ, इस ओर बहुत बड़ा कदम हमने रखा है। यहाँ पे देखिए, आपके पैनलिस्ट जितने बैठे थे, चाहे कांग्रेस के हो, आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी से तो हम पूछ नहीं सकते, लेकिन दिल्ली में ही इनका एक उदाहरण अभी कल ही आया। कांग्रेस के एक कर्नाटक के नेता मोहल्ला क्लिनिक देखने आए थे, उन्होंने जिस प्रकार से ट्वीट किया इनके ऊपर कि इनके मोहल्ला क्लिनिकों पे, ये उदाहरण है। फिलहाल ये उत्तराखंड में नहीं है तो ये इनसे हम नहीं कह सकते, लेकिन कांग्रेस से मैंने लगातार 2 बार पूछा, मैंने कहा भाई आपका कोई उदाहरण हो, आप कम से कम एक उदाहरण देके हमें बताइए कि हमने ये बनाया था, बीजेपी वालों ने बर्बाद कर दिया इसे, नहीं तो हमारे समय में तो यहाँ पे जो है ऐसे आते थे। तो इनके पास नहीं है। जो कुछ बनाया है या जो कुछ किया है उसमें और बेहतर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा प्रयास किया। और मैं बता दूं, 23-24 में एक बड़े बजट का प्रावधान भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रखा है। 4217.58 करोड़ रुपए का बजट है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 2023-24 में। एक बड़े बजट को स्वास्थ्य के लिए रखा गया है, और आने वाले समय में और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं होंगी, पहाड़ों पे और अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके, इस ओर भारतीय जनता पार्टी का प्रयास बहुत तेजी से है। क्योंकि सबसे पहले मैं बार बार एक बात को कहता हूं, हर चैनल पे कहता हूं, कनेक्टिविटी। आज हम इस कनेक्टिविटी को कर रहे हैं ऑल वेदर रोड के माध्यम से। ठीक है, अभी मुश्किल है, लेकिन कनेक्टिविटी वर्तमान में तो आपकी नजर आ रही है, आप ही देख लीजिए, ये कनेक्टिविटी है सर। और कनेक्टिविटी का मतलब ये नहीं है ना कि सीधा सिर्फ पहाड़ से इस तरीके से जोड़ दिया। पहाड़ों में भी अगर आपके प्रदेश में लोग बसे हैं तो यहाँ पर भी तो कनेक्टिविटी होनी चाहिए ना। इसके लिए क्या कर रही है सरकार? देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, कनेक्टिविटी कैसी? सड़कों की मूलभूत सबसे पहले प्रथम है सड़क। अगर सड़क अच्छी होगी तभी तो आपका कोई बढ़िया डॉक्टर या बढ़िया हॉस्पिटल जो है वहां पे पूरा सिस्टम बन पाएगा ना। आज हमारी सड़कें ही नहीं थी। आज मैं बताऊं, यहाँ से पौड़ी जाने के लिए आज से 6-7 साल 8 साल पहले जो था वो 7-7 8-8 घंटे लगते हैं, अब 3 घंटे में पौड़ी पहुंच जाते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो सड़कों के माध्यम से चौड़ीकरण का काम हुआ है, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुआ। अभी भी बहुत मुश्किल है पहाड़ों पे, क्योंकि हमारे पहाड़ ऐसे हैं कि जो दरक जाते हैं, उनको उसी प्रकार से ट्रीट करते हुए उनका काम हो रहा है। और आने वाले समय में बेहतर सुविधाएं सारी होंगी, ये हमें उम्मीद रखनी चाहिए। और जनता भी इस बात को मानती है कि भारतीय जनता पार्टी ही ये संभव कर सकती है। ठीक है, देखिए हम भी यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी काम करे और कम से कम जो ये बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है इससे आम जनता परेशान ना हो। और आप पर आरोप जो लग रहे हैं ना कि भाई आप राजनीति करने लग जाते हैं, आप मुद्दे वो उठाते हैं जो आपके फायदे के हैं, आप इन आम समस्याओं को नहीं उठाते। एक आखिरी प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी से संगीता जी की ले लेते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं। संगीता जी जल्दी से बताइएगा, वक्त कम है, आप भी क्या विपक्षों के इस बात से सहमत है? और अब तो वैसे भी विपक्ष एक है, तो ऐसे में आपको लगता है कि ये मुद्दे दरकिनार किए जाते हैं? कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर बात ही ना हो, इस तरीके के लिए कई और मुद्दे खड़े कर दिए जाते हैं?
देखिए गरिमा जी, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार है वो एक मूलभूत आम आदमी की जरूरत है। तो सरकार उन मुद्दों पर कम ध्यान देती है और बाकी मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देती है, जबकि सरकार को उन मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और मैं तो रविंद्र भाई से ये कहूंगी कि बरसात के महीने में हर समय ये समस्या आती है, ये पहला वाक्य नहीं है। तो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था पहले से बहुत अच्छी की जाए, योजना एक बड़े प्रारूप के साथ बनाई जाए, जो जनता को परेशानी हो रही है। ठीक है, यानी आपको भी लगता है कि व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जा सकता है और उस तभी जाकर आम जनता को राहत मिलेगी। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो देखिए, बुखार, डेंगू, टाइफाइड, इन सब ने आम जनता की समस्याओं को बढ़ा दिया है। पहले देवभूमि में बारिश और बाढ़ से लोग परेशान थे और अब इन बीमारियों से परेशान हो गए हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लचर नजर आ रही हैं, लेकिन सरकार, विपक्षियों का कहना है कि वो दूसरे मुद्दों पर ध्यान दे रही है ताकि इन आम चीजों को लेकर बात ना होने पाए। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।